पेट की गड़बड़, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, इस तरह की एक कॉमन फीलिंग होती है जब आदमी को सीवियर एंजाइटी होती है। बिकॉज ऑफ एंजाइटी एकदम। कई बार ये मिथ्स होता है कि बच्चों में एंजाइटी नहीं हो सकती या बूढ़ों में एंजाइटी नहीं हो सकती है। एंजाइटी कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप। एंजाइटी है तो मेडिटेशन करो, बहुत बेनिफिट होता है। Meditation does not work in anxiety. Anxiety, we recommend not to meditate. When we talk about social media, there is an entity in fact called Facebook depression. Really? Yes. With AI, we have also stopped thinking creatively. आपके हिसाब से 10 साल के बाद में कैसे मेंटल इश्यूज होंगे और क्यों होंगे? All over the world, we see that women suffer more from anxiety. एंजाइटी और पैनिक अटैक में क्या डिफरेंस होता है? Panic attack is a crescendo of anxiety. You are feeling anxious, and panic attack is when it goes through the roof. The anxiety goes through the roof. और इज इट पॉसिबल कि अगर किसी का डाइट एकदम परफेक्ट है, एकदम फिट है, तो उनको एंजाइटी बहुत कम होता है? अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स, सिस्टर्स को एंजाइटी है तो आई एम मोर प्रोन टू हैव एंजाइटी। मेरे चांसेस ऑफ एंजाइटी होना ज्यादा हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन ये हो गया, इवन व्हेन वी गो ऑन वेकेशन वी डोंट रिलैक्स। इट्स एन एजेंडा कि अपने को ये चीज करनी है, ये सारी चीज टिक करनी है बिफोर वी टेक द फ्लाइट बैक होम। वी हैव टू गेट दीज थिंग्स डन। वी डोंट इवन रिलैक्स ऑन द वेकेशन, सो वी नीड टू लर्न टू हाउ टू रिलैक्स। इज देयर एनी पर्टिकुलर थिंग यू विश कि एंजाइटी के बारे में ये मिथ लोगों में ना हो? हम ये बहुत कॉमन सुनते हैं कि मुझे बहुत घबराहट होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, घबराहट हो रही है, ये एंजाइटी होती है? Anxiety is a normal survival instinct for the human beings. Otherwise, as human beings, we can't survive. But anxiety disorder, कब उसको बोलेंगे? जब अगर लगे कि उसमें 3 चीजें हो रही हैं। अगर मैं statistics की बात करूं, almost 1 in 4 people can suffer from an anxiety disorder. What are some early signs which people ignore in anxiety? अगर मुझे लगता है मुझे एंजाइटी है, मुझे पैल्पिटेशंस होते हैं, घबराहट होती है, मेरे को साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? एक साथ 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमने आपके लिए 2 और चैनल्स बना दिए हैं, शॉर्ट्स के लिए और क्लिप्स के लिए। पूरे पॉडकास्ट में जो बेस्ट पार्ट होता है हम उसे क्लिप्स में डाल देते हैं, और अगर आपको शॉर्ट्स कंज्यूम करना पसंद है तो हमारे शॉर्ट चैनल में भी जाकर आप देख सकते हो। संजय जी, हम ये बहुत कॉमन सुनते हैं कि घबराहट होती है, मुझे बहुत घबराहट होती है, और एक जगह हम सुनते हैं एंजाइटी होती है। तो क्या जो हम लोग ये नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, घबराहट हो रही है, यही एंजाइटी होती है? First of all, thank you for inviting me here today. It is a good topic to talk about, and unfortunately, we see in my own practice that anxiety is one of the commonest reasons why people come and see me. So, when we talk about Ghabrahat and anxiety, they are part of the same spectrum. It is a spectrum disorder. आज मेरा कल एक एग्जाम है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, मन कर रहा है कि मैं वॉशरूम चला जाऊँ। दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मल घबराहट और पार्ट ऑफ नॉर्मल एंजाइटी। एंजाइटी इज अ नॉर्मल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स। अदरवाइज एज ह्यूमन बींग्स वी कांट सर्वाइव। बट हाँ, जो आपने कहा कि घबराहट और एंजाइटी या एंजाइटी डिसऑर्डर इलनेस, कब उसको बोलेंगे? जब अगर लगे कि उसमें 3 चीजें हो रही हैं। 1, जनरली क्या होगा, मेरा एग्जाम होगा, उसके बाद एंजाइटी चली जाएगी। बट अगर वो परसिस्ट करती रहे, एग्जाम हो गया, उसके बाद भी मेरे को घबराहट हो रही है, या जैसे अब एग्जाम हो गया, एग्जाम खत्म हो गया, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, दूसरी सिचुएशन है, वहां भी मेरे को घबराहट बेचैनी हो रही है, या मैं फंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, एग्जाम में गया, पूरा ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं लिख पाया, तब मैं सोचूंगा कि नहीं, एक एंजाइटी इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ डिसऑर्डर। तो वहां पे मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा कि वेदर इट्स नॉर्मल सिंपल घबराहट और एंजाइटी डिसऑर्डर। मतलब अगर कुछ चीज़ों में, कुछ सिचुएशंस में आपको घबराहट होती है देन इट्स नॉर्मल, बट अगर आपको हर सिचुएशन में या मोस्ट सिचुएशंस में घबराहट टाइप फीलिंग हो रही है तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। यू शुड लुक इट फर्दर। एग्जैक्टली। या ओके, ठीक है। आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर लेके, अदर देन लाइक वैसे मैंने बोला घबराहट होती है, वो लोग क्या कॉमन सिम्टम्स लेकर आते हैं जिसका उनके पास डेफिनेट आंसर नहीं है बट उनको ये कुछ अजीब लग रहा है? सो जब हम लोग बोलते हैं कि मनुष्य को एंजाइटी हो रही है, किसी पर्सन को एंजाइटी हो रही है, तो उसको जनरली मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट होता है फिजिकल सिम्टम्स, एक पार्ट होता है कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल सिम्टम्स। ठीक है। तो फिजिकल सिम्टम्स ऑफन जनरली लोग उसे इजीली आइडेंटिफाई करते हैं और उसी के लिए डॉक्टर या इमरजेंसी में जाते हैं, और फिर वो अल्टीमेटली मेरे पास आते हैं। अगर मैं फिजिकल सिम्टम्स डिस्क्राइब करता हूँ तो वन ऑफ द कॉमनेस्ट सिम्टम्स इज कि लग रहा है सांस अटक जा रही है, दम नहीं आ रहा है, अब मैं मर जाऊंगा। इस तरह की एक कॉमन फीलिंग होती है जब आदमी को सीवियर एंजाइटी होती है।
उसके अलावा बहुत लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि हाथ पाँव कांप रहे हैं, हाथ पाँव में पसीना आ रहा है। ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी कॉमन है पेट की गड़बड़, गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, बिकॉज ऑफ गैस एंजाइटी। एकदम, और लगता है कि गैस माथे में चढ़ गई। दिस इज द वन ऑफ द कॉमनेस्ट थिंग्स आई हियर इन ईस्टर्न इंडिया। उसके अलावा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, लग रहा है कि एकदम मैं फील कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। नींद डिस्टर्ब हो जाना, एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाना, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी है, जिसके लिए लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, इमरजेंसी में कई बार प्रेजेंट करते हैं, और फिर अल्टीमेटली टेस्ट वगैरह इन्वेस्टिगेशन करके अगर कुछ पाया नहीं जाता है तो मेरे पास आते हैं। द अदर पार्ट इज द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। तो जनरली जो एंग्शियस पर्सन्स होते हैं, आप देखेंगे वो चेयर में भी बैठे हैं तो इधर उधर हिल रहे हैं, हाथ से फिजिट कर रहे हैं, नाखून चबा रहे हैं। उसके अलावा जो कॉमन बिहेवियरल कॉग्निटिव जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। उसके अलावा कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स जो होती हैं कि लगता है कि याद नहीं रह रहा है, मेमोरी प्रॉब्लम्स ऑफन पीपल कंप्लेन। उसके अलावा छोटी छोटी बातों पे भी डिसीजन नहीं ले सकते, आज खाना क्या बनाना है, आज मेनू देख के सामने उसमें से क्या ऑर्डर करना है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चली जाती है। छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। एक कांस्टेंट कॉमन थिंग जो होती है एंग्जाइटी में, व्हाट इफ, ये एक कांस्टेंट मन में प्रश्न चलता रहता है कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ करने के पहले ही ये सोचना आरंभ कर देना कि नहीं कुछ खराब हो जाएगा, खास करके अपने क्लोज वंस के प्रति। तो ये चीजें अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस को कम कर सकती हैं और एक इलनेस का रूप ले सकती हैं। पर आप जो ये सिम्टम्स बोल रहे हो, ये सुनने में तो बड़ी आम लग रही है। लकी हर कोई घबराता, हर कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, हर कोई अपने क्लोज पर्सन के लिए घबराता है, इनको कुछ हो ना जाए, हर कोई डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचता है। तो ये तो लग रहा है कि फिर सबको ही है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 in 4 पीपल कैन सफर फ्रॉम एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन फिनोमिना। और जैसे मैंने पहले कहा कि एंग्जाइटी इज अ नॉर्मल फिनोमिना, इट इज अ बॉडीज प्रोटेक्टिव फिनोमिना। ओके। बट हाँ, मैं जब बोलूंगा कि वो इलनेस है, आई यूज द वर्ड 3 Ps। सो द फर्स्ट इज परसिस्टेंस। जैसे मैंने पहले कहा कि एंग्जाइटी अगर किसी विषय के कारण होती है, किसी सिचुएशन के कारण होती है, तो वो थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर चली जाती है। बट जिनको ये बीमारी के तौर पे होती है, वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, चलती रहती है, 1 दिन 2 दिन 4 सप्ताह, लेकिन वो चलती रहती है। तो दैट इज द परसिस्टेंस पार्ट ऑफ इट। फिर जो होता है परवेसिवनेस, यानी हर समय रहना। जनरली एंग्जाइटी है भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, उसके पहले कई बार बच्चे रोते हैं कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पेट दर्द हो रहा है, उल्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी उस सिचुएशन में। लेकिन वही उसको मूवी लेके जाइए या मॉल लेके जाइए, तब वो नहीं रोएगा, तब वो नहीं कुछ करेगा। सो अगर हर सिचुएशन में ही वो चीजें परसिस्ट कर रही हैं, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं स्कूल में हूँ, चाहे मैं कॉलेज में हूँ, देन आई से कि इट इज अ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और जो लास्ट चीज जो मैं यूज करता हूँ फॉर डायग्नोसिस इज द परफॉर्मेंस। सो इफ योर परफॉर्मेंस स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड, चाहे वो वर्क में हो, चाहे एकेडमिक्स में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है, तो आई यूज दिस 3 Ps टू डायग्नोज दैट यस दिस इज नॉट नॉर्मल एंग्जाइटी बट इट इज एन इलनेस। हम लोग ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के बाद क्या होता है उस पर आएंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा कोई पैटर्न आपने देखा है कि जहाँ पर एंजाइटी इलनेस एज एन इलनेस लोगों में होता है, ऐसे पर्टिकुलर लोगों में होता है? आपने सही कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कई बार ये मिथ्स होता है कि बच्चों में एंग्जाइटी नहीं हो सकती या बूढ़ों में एंग्जाइटी नहीं हो सकती है। एंग्जाइटी कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप। It can be in a 5-year-old, it can be in a 90-year-old as well. I have patients from almost 3.5, 4 years till about 92. So it cuts across ages, first thing. Second thing, it occurs in all socio-economic status. जो गरीब है, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो कितना भी कमा रहा हो, ये नहीं है कि वो एंग्जाइटी से बचा हुआ है। तो जो इनफैक्ट हम लोग देखते हैं जो हाई फंक्शनिंग पीपल होते हैं, उनमें ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स में भी हम लोग ज़्यादा देखते हैं। So we often see that in these sort of categories we see more sort of anxiety. इसके अलावा अपने मनुष्य की एक पर्सनालिटीज, वी डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। स्पेशली हम लोग की भाषा में 2 कॉमन पर्सनालिटीज हम लोग यूज करते हैं, एक टाइप ए और एक टाइप बी पर्सनालिटी। जो टाइप बी पर्सनालिटी होते हैं उनके ऊपर कुछ भी स्ट्रेस हुआ, कुछ भी मुसीबत आई, अपने कई बार बोलते हैं हिंदी में गेंडे की चमड़ी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको आप डांट दीजिए, बोल दीजिए, उनके पास आग भी लग जाए, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोज आर टाइप बी पर्सनालिटी पीपल। उन लोग में यूजुअली हम लोग देखते हैं कि कम एंग्जाइटी होती है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं टाइप ए पर्सनालिटी, जिनको चाहिए कि नहीं सब कुछ अच्छे तरह होना चाहिए, एकदम परफेक्शन होना चाहिए,
इमीडिएटली होना चाहिए। मैंने कुछ बोल दिया, वो अभी तक हुआ क्या नहीं, वो 4 बार चेक करेंगे कि नहीं मैंने बोला था अभी तक क्यों नहीं हुआ। जिनको चाहिए कि नहीं काम हर समय होता रहे, कुछ ना कुछ चलता रहे, उस तरह के इंडिविजुअल्स में हम लोग देखते हैं कि जनरली एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो लेट्स से आपने बात की कि टाइप ए वालों को चाहिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और जब वो परफेक्ट नहीं होता वो एंजाइटी उनको आने लग जाता है। हाँ जी। एंड टाइप बी इज दे डोंट गेट अफेक्टेड, तो फिर उनको क्यों होता है एंजाइटी? देखिए अनफॉर्चुनेटली कई चीज़ों पे एंग्जाइटी डिपेंड करती है। जो हम लोग अगर आप कॉज की बात करें कि भी मनुष्य को एंग्जाइटी क्यों होती है, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट। ठीक है। वी से नेचर एंड नर्चर या बायोसाइकोसोशल स्पिरिचुअल मॉडलिंग, ठीक है। यानी कुछ तो जेनेटिक्स होती है। अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स को एंग्जाइटी है तो आई एम मोर प्रोन टू हैव एंग्जाइटी। ये जरूरी नहीं कि मेरे को होगी ही, बट मेरे चांसेस ऑफ एंग्जाइटी होना ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड थिंग इज हाउ योर अपब्रिंगिंग इज, किस माहौल में आप हुए हैं, कैसी पेरेंटिंग हुई है। कोई आदमी को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, तो उसमें दोनों तरह के इंसान होते हैं। कुछ जो उस चीज़ से काफ़ी अच्छे से उभर के आते हैं, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हैं, और कुछ को मेंटल हेल्थ इश्यूज होती हैं, एंग्जाइटीज होती हैं, उस तरह के हैं। उसके अलावा आपकी सोशल सिचुएशंस, सपोज आज आई सडनली लूज माई जॉब, आई लूज अ फैमिली मेम्बर, आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल क्रंच। So all these, even in type B personality disorder, in any human being for that matter, can cause anxiety. So ये सारी चीज़ें मिलके होती हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें हम लोग भी बोलते हैं, जैसे आज समझ लीजिए इफ़ यू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, सम पीपल वी फाइंड दैट आर वेरी अटैच स्पिरिचुअली। उन लोग में क्या होता है कि एंग्जाइटी होने से भी दे कैन चैनलाइज दैट एनर्जी इन अदर वेज एंड मेंटेन देयर एंग्जाइटी, कंट्रोल देयर एंग्जाइटी। एंग्जाइटी तो होती है सभी को, और जैसे मैंने बताया एंग्जाइटी इज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, बट वेदर यू आर एबल टू मैनेज इट, वेदर यू आर एबल टू कंट्रोल इट, दैट एग्जैक्टली काउंट्स। ओके, आई टोटली अग्री कि एंजाइटी सबको होती है। रीज़न बिकॉज जैसे मैंने अपने दादी माँ से बात करी और मैंने उनको बोला आपको कभी एंजाइटी हुआ है, शी डजंट अंडरस्टैंड व्हाट एंजाइटी इज। फिर आपका कभी घबराहट होती थी तो उनका, हम लोग मारवाड़ी है तो हमारे बोलते हैं मार तो जी दर को, हाँ ठीक है, या फिर घड़ी उठती मरे, घड़ी उठती बोले मतलब पैल्पिटेशंस होता था। तो शी सेड कि समवन इन द फैमिली मेम्बर अगर वो थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोलते थे तो मेरे को पैल्पिटेशंस होता था। आई आस्क्ड माई आंटी, आई आस्क्ड माई माँ, आई माई मदर, सबके लाइफ में स्पेशली फीमेल, एवरीवन आई हैव टॉक टू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सबने कहीं ना कहीं बोला है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनकी ज़िंदगी में ऐसा आया था जब उनको पैल्पिटेशंस बहुत होती थी, घबराहट होती थी, जिसको वो टर्म दे देते हैं घबराहट, तो सभी को होता है, सभी को होता है। दे आर नॉर्मलाइजिंग इट। सो दैट मेड मी वंडर, इज इट लाइक कि विमेन में ही ज़्यादा होता है या कि फिर मेन में होता है पर मैन उसको एड्रेस नहीं करते? नहीं, जैसे मैंने बताया एज पर स्टैटिस्टिक्स वुमेन में ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली द वे द वुमेन आर बिल्ट, अनफॉर्चुनेटली आवर होल सोसाइटी एंड इट्स अगेन अक्रॉस कंट्रीज। मैं जो स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूँ ये केवल इंडिया के लिए नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वी सी दैट वुमेन सफर मोर फ्रॉम एंग्जाइटी। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट। वन, द हार्मोनल चेंजेस दैट द वुमेन अंडरगो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एवरी 1 मंथ जो होती है, पीरियड स्टार्ट होना, पीरियड स्टॉप होना, all these contribute to anxiety, these hormonal changes, number one. Number two, as भगवान ने वुमेन को ऐसा ही बनाया है कि उनके ऊपर द होल जॉब ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द वुमेन। दे आर मेड टू फील कि नहीं हर सिचुएशन में उनको ही जिम्मेदारी लेनी है। दे हैव टू चेंज, दे हैव टू मॉडिफाई, दे हैव टू एडजस्ट. This is a normal, I can't change it, but it's a societal expectation. And you go across the world, it's the same sort of thing where women are always expected to change. आज शादी होके आते हैं, women are expected to change their surname, not the males. So it is always the expectation कि नहीं उस घर को छोड़ के इस घर को आप adopt कर रहे हैं. You're starting again a new family, a new sort of whole life. Plus again, if we come towards to now, आज के दिन, often you find that both husband and wife are work. घर पहुंचे दोनों एक साथ में. The wife would still be expected कि नहीं वो घर जाके संभालेगी, खाना बनाएगी, बच्चों को संभालेगी. So that dual responsibility is there. So all of these as a consequence put women under more pressure, under more stress, as a result of which we see more anxiety disorders in women. And I think more than societal pressure है वो तो ठीक है, हम लोग खुद भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं मुझे ही सब कुछ सही रखना है। ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब वुमेन से एक वो इनहेरेंट फीलिंग है कि नहीं मेरे को जिम्मेदारी लेनी है। आज आप जाएंगे घर पे भी, दोनों जन हस्बैंड वाइफ साथ में गए हैं, वाइफ क्या बोलेगी, ठीक है आप बैठ के आराम कीजिए, 2 मिनट सांस लीजिए, मैं जाके किचन में चाय बना के ला रही हूँ।
So that's where we put ourselves under that. And that needs to be changed. Of course, it needs to be changed because now it's the whole concept of living together has changed. We are equal partners. We are doing responsibilities together. So similarly, the household chores. अगर साथ में कमा रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो the whole home situation should also be shared. So it should not be a one-person expectation. It should be a shared responsibility at home as well. As a woman and a mother, how do I stop myself from thinking that it's okay and it's okay not to feel so responsible? It's okay, being okay with not everything being perfect and not being thinking कि भाई ये मेरा responsibility था और मैंने नहीं किया तो मेरी गलती है. See, again, this will not change overnight. As women have changed, they have started accepting the fact that no, women have to go out, step out of the house, earn and everything, do everything. Similarly, they also need to understand this. And I think here, the role of other women also comes into play. Because often क्या होता है, it's more of the peer pressure. I shouldn't say this exactly, but like suppose there is a mother-in-law, there is other family, या कोई भी और जो है, उन लोग भी ये create कर देते हैं situation कि the women is felt कि नहीं, you have to take the responsibility. So we need to realize, women need to realize that no, it is not always my responsibility. It is okay not to be okay. Yeah. And it is a shared responsibility. So the women need to start changing their own attitude, their own thinking, and stop feeling guilty about it. The biggest problem is the guilt we associate with it. नहीं, मैं घर जा रही हूँ, बच्चों को नहीं संभाल रही हूँ, हस्बैंड को नहीं संभाल रही हूँ, उसके कारण जो एक मन में गिल्ट आ जाता है, self guilt feeling should stop. How do we have to work on ourselves? We need to support each other. When we are seeing, सबसे बड़ी problem मैं जो देखता हूँ personally, when people come to me, as I said, other women put pressure on them. Okay. So we as women, we need to support women when they are in such Let's say someone is watching this episode हाँ. who really wants to build a positive mindset और वो नहीं चाहती कि anxiety issues हो या फिर whatever. She wants to feel it's okay to be not okay. But उनके family में ऐसे relatives है या members है जो उनको बार बार दिखाते हैं कि this is not right that you chose your career, you don't take care of your family. तो वो उनको तो चेंज नहीं कर सकती. तो क्या करेगी? पहले बात तो we need to change that. We need to change as a society कि नहीं, we should not put pressure on women कि नहीं आपको करना ही है, आपको responsibility लेनी है. The society needs to take the responsibility. And for that, women, the only thing I can advise is to be able to ignore these sort of comments, these sort of pressure to take on the responsibility. Because at the end of the day, you have to keep well yourself to be able to take care of others. So if you feel pressured, see, again being very bluntly honest, जब कोई तकलीफ होती है तो उन लोग कोई आए कैसे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. वो आपको खुद को ही सपोर्ट करना है. आपकी क्लोज जो फैमिली है विद इन द 4 walls वो ही सपोर्ट करेंगी. तो आई नो दैट समटाइम्स सोसाइटी कैन पुट प्रेशर ऑन यू एंड स्पेशली एज अ वुमन, बट यू नीड टू लर्न टू ignore those comments and take it in your own stride. And I think as a society in past 20 years we have learned a lot and we are trying to improve, and hopefully next 20 years ये और better हो जाएगा. Definitely. I am seeing a huge change. Like I've been practicing psychiatry for almost more than 2 decades and I can see a change. जो stigma थी, जो problems थी, which I would see in the middle aged, आज के दिन जो middle aged हैं या elderly हैं, when the young people come to me, the young couple come to me, there is a shift in their thinking, there is a shift in their pattern, the way they approach things. They are much more aware कि it is a shared responsibility. There can be mental health issues and we need to support each other. So I think we are seeing a shift. So I am quite positive about it. Coming back to the topic, तो ठीक है, अभी हमने diagnosis कर लिया कि these are the symptoms and maybe medically they have anxiety. So what is the next step? So first of all, we need to understand, as I said, that it is not always a disorder, can be part of a normal human response. So we don't always medicalize it. कई बार patients आते हैं जिनको मैं समझाता हूँ कि नहीं भैया ऐसा कोई खास बात नहीं है. This is a normal situational anxiety, which आपकी जगह मैं भी होता तो मेरे को भी फील होते. तो you don't need to do anything about it. So first of all, you need to be able to understand कि whether it's an actual illness or not. Because I don't want to medicalize each and everything. कई बार होता है कि बच्चे आए हैं एग्जाम सामने बोर्ड का, उस समय कुछ दिन के लिए उनको प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सपोर्ट किए, एवरीथिंग इज हंकी डोरी आफ्टर द एग्जाम. सो देन आई डोंट नीड टू इंटरवीन, देन आई डोंट नीड टू मेक इट एन इलनेस. बिकॉज अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटल हेल्थ दैट कि जब बीमारी नहीं है उसको अपनी बीमारी नहीं बनाए, नहीं तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है कि नहीं बीमारी है बीमारी है बीमारी है. सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई वुड वांट टू से. कि डोंट ऑलवेज थिंक दैट यस इट इज एन इलनेस. इट कैन बी अ नॉर्मल सिचुएशनल एंजाइटी एंड वी नीड टू बी एबल टू डिफरेंशिएट दैट. Again, as I mentioned before, there is a lot of things which play when someone comes to me with anxiety.
सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और क्यों प्रॉब्लम हो रही है. So we need to take a very detailed history. We need to understand the person. We need to understand their family situation. We need to understand the social situation before I start judging, before I start thinking that yes, there is an illness or not an illness. जैसे मैंने बताया कि कई बार कुछ चीजें हैं जो mimics anxiety as well. So first of all, I don't jump in and again think that there is a mental illness. So suppose someone has thyroid problems and they're not taking their thyroid medication properly. That itself can cause anxiety. So what I would normally do is sit down with the patient, understand everything about them, and then think that how do I proceed further. So sometimes what I do is when they come, I don't start anything. I just ask them to do a set of blood tests and see whether everything is all right or not. Agar vitamin B12 deficiency hai, that can contribute. Vitamin D deficiency है, that can contribute. जैसे मैंने पहले कहा, thyroid problems, that can contribute. In a female, if the menstrual cycle is very abnormal, that can contribute. So first of all, we need to understand that. First we understand the cause. Exact. Then उसके बाद next step होता है जिसको हम लोग की भाषा में psychometric assessment बोलते हैं. Okay. So there are tests which are basically mostly questionnaire based and activity based. उससे we can quantify and diagnose whether someone has an illness or a normal anxiety. जैसे मैंने कहा, anxiety is part of being normal as well. So whether actually it is an illness or not. So like for example, there is something called Beck's anxiety inventory. Okay. So that test we can do and ascertain whether actually a person is having an anxiety disorder or not. And that also gives us a quantification as well. जैसे आज अपने किसी भी बीमारी को mild, moderate, severe बोलते हैं. So that gives me a quantification as well कि whether it's mild anxiety, moderate anxiety or a severe anxiety. ये क्या है, blood test है? नहीं, it's a questionnaire based sort of thing. And कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें? So like for example, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है कि नहीं, आपकी एपेटाइट डिस्टर्ब हो रही है कि whether you are having always a negative thinking, when you think of situation you become very overwhelmed, you can't function. So all those sort of, there's a structured questionnaire and that has been tested all around the world and found to be effective in diagnosing anxiety. ठीक है. So that's the first step we do, so as to understand कि भाई पेशेंट जो आया मेरे सामने, आज कोई ब्लड शुगर लेके आया तो मेरे को जानने की दरकार है वो 150 है ना 200 है ना 400 है, उसी के हिसाब से मैं इलाज करूंगा. So the same thing applies here. So we quantify the illness and that also helps the patient to understand कि नहीं मेरे illness है, कितनी severe है, कितनी नहीं severe है और उसके अनुसार मेरा treatment depend करता है because the whole treatment will depend whether it's mild, moderate or severe. So that's the next step we do. Then comes the part where I need to sit down and discuss with the patient, the family, and the most important thing what we call is psychoeducation. Okay. This is a real illness. This is not something made up. Often people reflect anxiety and mental illness as a character flaw, as a personality, as if they are not doing enough. Come on, snap out of it. That's the most common thing. सुबह जल्दी उठो, वॉक पे जाओ, ठीक हो जाएगा. So that is the most important thing. So first of all, the family and the patient needs to understand that this is a real illness. ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग की भाषा में हम लोग बोलते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा. उनकी क्वांटिटीज में चेंजेस हो जाते हैं. Okay. उसके कारण ये बीमारियां होती हैं. जैसे आज मनुष्य को डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि शरीर में इंसुलिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसीलिए शुगर बढ़ जा रहा है. सिमिलरली अगर ये केमिकल्स गड़बड़ हो, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, तब फिर ये बीमारियां होती हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं. सॉरी टू इंटरप्ट. अभी आपने बोला था कि जैसे थायराइड में गड़बड़ है या फिर विटामिन डी में गड़बड़ है, तो आर दीज विटामिन या फिर थायराइड फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ दीज केमिकल, सेरोटोनिन और जो आपने बोला है? एग्जैक्टली. इसीलिए फर्क पड़ता है. ओके. बिकॉज दे आर कोरिलेटेड. ओके. तो सबसे पहले अपने को ये समझाने की दरकार है कि दिस इज एन एक्चुअल रियल इलनेस, दो वी कांट सी इट. आज मेरा हार्ट टूट जाता है, एक्सरे में दिख रहा है कि मेरा हार्ट टूटा हुआ है, लेकिन इसमें ब्रेन टूटी हुई है, इसमें ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, जिसके कारण वो केमिकल्स ठीक से नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण आई एम हैविंग दिस एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके कारण मैं फंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, साइको एजुकेशन. देन इट कैनॉट बी अ ब्लैंकेट अप्रोच कि कोई भी पेशेंट है उसको मैंने एक ही ट्रीटमेंट दे दिया. इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड, इट हैज टू बी पर्सन सेंट्रिक. मेरे को उस पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मेरे को ट्रीटमेंट करना है. उसमें कई चीज फैक्टर्स हम लोग कंसिडर करते हैं. एज ऑफ द पेशेंट, क्या फंक्शन है, क्या काम कर रहे हैं, क्या रोल है उनका इन द सोसाइटी, इन द फैमिली, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करें. कोई और दवाई ले रहे हैं क्या, उनके डायबिटीज है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या, और कोई बीमारी है क्या. सो टेकिंग ऑल दैट इनटू कंसिडरेशन, I devise a treatment plan. Okay. So when I talk about the treatment plan, there are 3 aspects to it. Sounds cliche,
but yes, lifestyle management. Okay. Yeah. Because lifestyle management does play a very, very important role in managing anxiety. तो आज again sounds very cliche, but हम लोग की भाषा में हम लोग दो चीज बोलते हैं, नींद और खाना. अगर आदमी के ये मनुष्य की ये दो चीज ठीक हो तो आधी बीमारी नहीं होती है. Same thing applies here. Unfortunately, again, there has been a generational shift. People sleep very late. 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. I hear this day in and day out. But unfortunately, our body has a biological clock. It releases some chemicals at a particular time only, which help the body to repair and regenerate. So you may be sleeping 8 hours from 4 a.m. to 12 noon, but those chemicals will not work because they are released between 12 midnight and 8 a.m. पर बॉडी को कैसे पता चलता है कि अभी रात का 12 बजे? सूरज की कृपा है. अब रूम अगर पूरा बंद है तो still the body knows. Really? Yes. So if you're not sleeping at the right time, you may be sleeping the right hours, but if you're not sleeping at the right time, those chemicals will not work, they will not repair your body, they will not regenerate, and that will cause you problems. So not only sleeping is important, but when you're sleeping is more important. So what is the ideal timing? The best we say between 11 p.m. and 6 a.m. So that's one of the most important things. Then of course, diet. We do know that there are some things which increase anxiety. Caffeine increases anxiety. Dark chocolates, they can increase anxiety. High sugary foods, they can increase anxiety. Monosodium glutamate, that can increase anxiety. So all these sort of things. Let's say caffeine. हाँ. Coffee अभी हम पी रहे हैं. क्यों? Coffee क्यों? Unfortunately, what caffeine does is that it excites the brain membranes, and as a result of which the chemicals which produce anxiety are released more, and as a result of which you have more anxiety. So it's all based on the chemical system that we have in our body. Okay. So again, sorry, interrupting you. Serotonin, dopamine, and one more. Norepinephrine, GABA. Okay. I think these are responsible for happiness and good mood. Yes. Caffeine makes us like नींद आ रही है तो नींद नहीं आएगी. You will be fresh and you will be दिमाग अच्छे speed से चल रहा है या whatever however you want to put it. So what particular chemical is this releasing in my brain? It influences all these four chemicals. All these four. So it gives you a temporary kick, but on a long-term basis, it is more harmful. And then there are again, it will become a bit more technical as well, but there are parts in our body which we call the reward pathway and the salience pathway. Okay. So what happens is that if you're taking caffeine on a regular basis, your body becomes used to that high level of those chemicals. So you're pushing the brain to release more chemicals. आपने अभी भी कहा you feel fresh, you feel more energetic. Yeah. Why? Why do you feel that? Because जो alerting hormones है, जो alerting chemicals है, they're being released more. So you always function at that level only. So फिर जब वो कम होते हैं, then you cannot function. So that becomes the challenge. So constantly you are making the body go in a overdrive. So that's the reason कि अगर मैं अच्छे से नींद ले लूँ, फिर भी अगर सुबह कॉफी नहीं पीऊँ, तो मुझे नींद आ रही है. Because your body has become used to those high levels of chemicals. That reward pathway has been overactive and the salience pathway has been diminished. So that is what the caffeine does. Smoking, alcohol, all of them influence those pathways. So as a result of which you get temporary relief, but not permanent relief. But on a long term, today's pain is tomorrow's gain, but here it works the other way around. So that is what happens when you are taking these sort of things. So a balanced diet is very important. So sleep, diet, then of course exercise. We do know that when you are exercising, physical activity, yoga, pranayama, meditation does not work in anxiety because that makes your thinking go more and more in the loop. Really? So in anxiety, we recommend not to meditate, but in fact use the other stuff like physical activity, yoga, pranayama, etc. But then again, if you're doing pranayama, you have to be careful whether you have blood pressure, chest problems or not. So it's not sort of a blanket approach as I mentioned before. When you're doing physical activity, we say that there are some positive chemicals in our body like endorphins. They are released. They are the natural hormones which give you a good sense of good well-being, those sort of things. And it also helps to wash away the negative chemicals. Okay. So exercise works there. So that is one thing we recommend. So these are lifestyle management sort of things. Then of course, that is what we call psychotherapy or counseling. There are various ways of psychotherapy that we use.
काउंसलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वन इज रिलैक्सेशन थेरेपी. सो व्हेन यू आर एंग्शियस, जनरली क्या होता है, अपनी बॉडी इज लाइक दिस, इट इज ऑलवेज टेंस, आवर मसल्स आर ऑलवेज ऑन द गो, you cannot relax, you always feel as if you're sitting on the edge, you're trembling, you're fidgety, so all that sort of thing. So by relaxation therapy, we can bring that muscle tension down. We use various techniques like breathing exercises, muscle relaxation exercises, etc. to release that tension from your body and help you feel better. Then there are cognitive behavior therapies. जैसे मैंने बताया था आपको कि extreme thinking, negative thinking, everything we see black and white, we lose confidence. So all those sort of things can be managed through cognitive behavior therapy, where we try to sort of not think about your past, but about here and now. What is troubling you? What is causing you problems? The idea of therapy is not to do things on your behalf, but to improve your own coping skills, to improve your own ability to fight with adversities. So what we call is resilience. So we build up your own coping strategies, we build up on your own resilience. So that is what we do through therapy. Then comes the medications. So suppose someone is feeling so anxious that he has an exam tomorrow and he says that I can't go. उस समय तो therapy काम नहीं करेगी. So there I might have to intervene and give medications. Again, medications we use are of two different groups broadly. Many groups, but two broadly I would categorize. So suppose someone is feeling anxious every day. आज जा रहे हैं ऑफिस, एंग्जाइटी फील करें, कल जा रहे हैं एंग्जाइटी फील करें, तीसरे दिन जा रहे हैं तो भी एंग्जाइटी फील करें. सो वी गिव रेगुलर मेडिकेशंस वेयर वी आर एबल टू मैनेज द एंग्जाइटी ऑन अ डे टू डे बेसिस. कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मेरे को ऐसे तो कोई एंग्जाइटी नहीं होती है, बट देयर आर सम स्पेसिफिक सिचुएशंस जहाँ पे एंग्जाइटी होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हियर दिस वेरी कॉमनली फ्लाइट के दौरान. मैं फ्लाइट में जाता हूँ, उसके पहले मेरे को बहुत एंग्जाइटी होती है, उसके अलावा कभी कोई तकलीफ नहीं होती है. सो देन वी गिव टेम्पररी मेडिकेशंस फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम ओनली. वो दवाई क्या करता है? इमीडिएट एंग्जाइटी रिलीफ देता है. वो क्या इन केमिकल्स को बढ़ा दे रहा है? यस. Okay. So it gives you immediate release in your anxiety. I have had patients, one of my patients, he was flying, the plane was about to take off, he stopped the aircraft, he got out of the aircraft. That amount of anxiety. But now he's flying globally. So there are medications to help you cope with those sudden bursts of anxiety, जिसको हम लोग panic disorder बोलते हैं. So those sudden bursts को control करने के लिए हम लोग regular दवाई नहीं देते हैं. Then we give you just temporary medications which you use on those specific situations. So that is how we broadly sort of manage anxiety. From how much I have understood, there are 4-5 chemicals होते हैं जो हमारे दिमाग में एक अमाउंट में डेली रिलीज होते हैं. एंजाइटी तब होता है जब वो रिलीज नहीं हो पा रहे उतना. इट कुड बी फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स की इस वजह से नहीं हो पा रहा है. Yes. इज इट करेक्ट? एकदम परफेक्ट. ओके. मेरे को थोड़ा सा ये मेडिकेशन का समझना था कि सपोज करो आपने बोला एंजाइटी, फ्लाइट एंजाइटी हो गई, तो वो मेडिकेशन लिया, तो exactly वो क्या करता है दवाई? So basically, again, there are different types of medications we use. So the medications that we commonly use are called benzodiazepines. So they work on the GABA receptors. So basically what they do is that what is happening, so I'm going in the flight, what is happening? These chemicals जो नहीं रिलीज होने चाहिए वो रिलीज हो जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि मेरी एंग्जाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है. So what they do is they block those receptors where these chemicals are going to work. So because these chemicals are being released, they can't work on the receptors where they're supposed to work. So you get the relief. Okay, it is called GABA receptor. Yes. यही रिसेप्टर उसको अब्जॉर्ब कर लेता है उन केमिकल्स को, उसकी वजह से हम लोग को एंजाइटी फील होता है. हम उसको ब्लॉक कर दिए तो वो फील नहीं हो रहा. Yes. That is for immediate action हमें कुछ लेना है. What about long term relief के लिए क्या कर सकते हैं? As I mentioned, it's a multi-pronged approach. Yeah. It is not just one approach. We do recommend that therapy works a lot in these situations. Simple breathing exercises are very effective. I have number of patients whom I've taught a number of these sort of relaxation therapy. The important thing to remember, क्या होता है भूल लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे मैंने जो बताया relaxation therapy, they don't do it on a regular basis. But जब problem होती है तब करते हैं. Then it won't work. It is like practice. आज जब मैं बचपन में था, मेरे को ABCD लिखना नहीं आता था. मैंने कितनी कॉपीज भरी हैं ABCD लिखने के लिए मेरे को मालूम नहीं है. बट अब आई एम राइटिंग ऑन अ परफेक्ट बेसिस. आई कैन राइट वर्ड्स, आई कैन राइट सेंटेंसेस, आई कैन राइट एसेस. सो सिमिलरली यू नीड टू रीट्रेन योर बॉडी. यू नीड टू make your body learn how to cope with anxiety. So if you practice this on a regular basis, then when you are having an anxiety attack
or a panic attack, you can help by coping through this sort of mechanisms, what we call relaxation therapy, etc. When we talk about medications on a regular basis for anxiety, again, there are many groups of medications amongst them, those regular medications. And again, it depends upon individual to individual कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके हिसाब से मैं क्या यूज करूंगा. मोस्ट कॉमनली व्हाट वी यूज मेडिकेशंस इज व्हाट वी कॉल SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि सेरोटोनिन प्लेज अ ह्यूज रोल. जो मैंने 4 केमिकल्स बताया उसमें सेरोटोनिन हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले in terms of managing anxiety. So what we do is we give these medications to help modulate the levels of serotonin in the brain. And because we are able to modulate the receptors in the brain, the levels of serotonin in the brain, it brings down, देखिए anxiety कभी जाती नहीं है. First of all, we need to understand my role is not to stop anxiety. It is to help you manage anxiety, because otherwise we'll become machines. We won't respond to situations. So I need to maintain that response. Anxiety is essential for survival. मैंने शुरू में कहा it is essential for survival. Otherwise we won't be able to survive as human beings. So my role is not to get rid of your anxiety. It is to equip you to cope with your anxiety. So when you have a situation where you're feeling anxious, you're still able to manage, you're still able to cope, and you're still able to function. That is my role, not to get rid of anxiety. This is often a myth, this concept कि नहीं अब तो मेरे को anxiety होगी नहीं होगी. I always explain that my role is to reduce the intensity and frequency of the anxiety so that you are able to manage on your own. It's like if you lose weight, it's not कि वो weight वापस नहीं आएगा. Yes. But आपको manage करना सीखना होगा तब नहीं आएगा. Exactly. Anxiety और panic attack में क्या difference होता है? Panic attack is a crescendo of anxiety. So you are feeling anxious. And panic attack is when it goes through the roof. The anxiety goes through the roof. And the important thing to remember here, which often people confuse and which often family members don't understand, is कि कुछ तो हुआ नहीं फिर क्यों anxiety हो रही है, कुछ तो हुआ नहीं फिर क्यों panic attack हो रहा है. So remember what I said. This is the problem in terms of the chemicals that are in the brain. So because those chemicals, generally क्या होता है, मैंने क्या कहा, anxiety is a survival mechanism. So it is basically a body's alarm system. So just to give you an example, I'm going down the road. I see a snake. Now people may respond in various ways. Some people may start running away. जो दौड़ भी नहीं सकता, लंगड़ा है, वो भी दौड़ना स्टार्ट कर देगा. दूसरा आदमी वहां पे स्टैचू के जैसे खड़ा हो सकता है. तीसरा आदमी उसको लाठी से लेकर मारना स्टार्ट कर सकता है. So why are we behaving in 3 different ways? It is because of the chemicals that are released in our body and the way the chemicals are released. Which chemical is released, how much, makes us do what we do. So those chemicals, what is happening in anxiety, though you don't have an immediate danger around you, but those chemicals are being released. As a result of which, you constantly feel that there is some imminent danger, some life threat that is happening. And as a result of which, you have these problems. So the idea is to reduce this trigger, reduce this sort of mechanism that is causing you have these sort. So that is what we are trying to do. And what happens in panic attack is that these chemicals are released in full mass. As a result of which you feel कि नहीं, the first thing people come and tell me कि लगता है मैं मर जाऊंगा या कुछ बहुत खराब होने वाला है. Because there is a trigger, this is the alarm system. So the brain is automatically thinking जब ये chemicals आए हैं इसका मतलब कुछ danger है. So that goes into this. Often people when they have the panic attack, they will say कि सांस नहीं आ रही है, लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, हाथ पाँव में पसीना आ रहा है, हाथ पाँव कांप रहे हैं. That is panic attack. That is because a huge amount of these chemicals have been released and the anxiety has gone through the roof. You just talked about कि serotonin जो होता है, that plays a major role in anxiety, in managing the anxiety. So I'm sure there must have been a lot of research कि serotonin क्या चीज़ से naturally बढ़ता है. So if you can help us with like few top things जिससे सबसे ज़्यादा serotonin बढ़ता है. Unfortunately, there's no food or thing that makes serotonin. What? Unfortunately, yes. There is no food as such which you can take more that will help produce more serotonin. Activity? Yes, यही मैं आना चाह रहा हूँ. Okay. So unfortunately, it's not कि आपने कुछ खाया और जिससे, जैसे again I would give you the same example of diabetes. Yeah. ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप खाएंगे जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी. क्या करते हैं, अपने मीठा नहीं खाते हैं. ऐसा तो कुछ नहीं खा रहे हैं जिससे इंसुलिन ज्यादा बन जा रही है और आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जा रही है. सेम थिंग अप्लाइज हियर. सो अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट फूड्स व्हिच कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन लेवल्स इन योर ब्लड. व्हाट कैन इंक्रीज, जैसे मैंने बताया, अवॉइडिंग सर्टेन फूड्स बिकॉज दे डिप्लीट योर सेरोटोनिन. So avoiding those foods is one way. जैसे अपने मीठा अवॉइड करें वैसे avoiding those foods. And 2,
increasing your activities. So as I mentioned before, physical activity helps, yoga helps, pranayam helps. They help to release these chemicals. And as a result, the body produces more serotonin and helps us to cope with these situations. So unfortunately, there's no lucky food as such that you can eat to get reduce anxiety. But yes, as I said, a balanced diet does play a role. So having proper fruits, vegetables, which contains proper minerals and vitamins, etc., is important because serotonin अगर body को बनाना है तो वो सब चीजें चाहिएंगी. So we need to have a good balanced diet. And of course, we have seen, again, it's part of the lifestyle disorder. So जो fast foods वगैरह होते हैं, very heavy fried foods, they obviously don't help you in terms of managing anxiety. So high sugary foods can increase your anxiety. Very high content of salt, fat, they also sort of cause problems in terms of managing anxiety. So again, it's the avoidance part rather than the taking part which helps you to feel. Of course, if you take more fruits, more vegetables, those will help you to produce because they are the basic ingredients to produce serotonin. So that will help you to produce that. Is it right or is it possible कि अगर किसी का डाइट एकदम परफेक्ट है, एकदम फिट है, तो उनको एंजाइटी बहुत कम होता है? Unfortunately, see, as I said, there are many factors which play here. So suppose someone is very genetically prone, then even if you are taking a good diet, आज बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे जो बोलते हैं कि मैं तो रोज एक्सरसाइज करता था, बाहर का कुछ खाता नहीं था, फिर मेरे हार्ट अटैक हो गया. It's nature and nurture. So it's not just about diet. Many factors come into play. Your social situation, your childhood, your genetics. So there is a huge amount of interplay of things. And obviously, if you're following a good diet, your chances reduce. I won't say it becomes zero, but your chances reduce. Okay. Stress converts into anxiety? Yes, of course. Stress is something which we say can cause any and every illness under the sun. So whether it be anxiety, whether it be depression, whether it be diabetes, whether it be hypertension, any and every illness can be caused or exaggerated by stress. We say that stress is a 21st century phenomenon. So unfortunately, our lifestyles have changed. We are constantly on the go, on the run. We have to meet the deadlines. We are not being able to slow down or enjoy things anymore. What if I love my work, but I have deadlines? I overwork because I love my work. तभी भी मुझे stress हो रहा है? See, again, it depends upon work-life balance. So, yes, you love work, you're doing more, you're achieving things. But are you really happy with that? Are you really satisfied with that? Are you really ignoring things because of that? There have been a lot of instances where people have been very successful in their professional career, in their sort of business aspects, etc. But later on, they realize that they've neglected their family, they've neglected their children, and then it comes back to haunt them. So you need to be able to, what we say is you have a work and life balance is the more important thing. Yes, you love your work, you do more, we don't deny that. But at the same time, it should not be at the expense of something else. So there has to be a balance between the two. My husband is really good at it. When he comes back from office, he's like, I'll not take calls. I'll not think about work. And he's very good at managing कि जब मैं घर पे हूँ, घर पे मेरा टाइम है, जब मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में मेरा टाइम है. I'm not good at it. I don't know how he does it. But what is right with him chemically, which is not with me, कि मैं जब घर पे हूँ तभी भी मुझे काम का कुछ ना कुछ, मैं घर का काम कर रही हूँ तो भी काम का कुछ दिमाग में चल रहा है. Why? Again, it's our personality and character. It's not about just the chemical balance. It is our own personality and character where we are unable to switch off. So some people are able to do that when they are in different situations, they are able to switch themselves off and work accordingly. Some people are, again, not able to do that. Again, there's no right or wrong answer about it, or whether it's a right thing to do or not a right thing to do. As long as it is not affecting your relationships, it is not affecting your performance and people around you are okay, it is perfectly right to do that. But if it is affecting, suppose you're not being able to switch off, as a result of which your relationship with your husband, your children is getting affected, then you need to learn to be able to switch off. Some things people learn automatically. For some people, if they're very good at swimming, but I'm not. Even if I learn that, I won't be able to swim well. So it's some have this inherent quality of being able to switch off. For some of us, we need to learn it. We have to learn it. Yes. Okay. Can you give some tips to us, to all of these people who don't know how to switch off? See, first of all, you need to be able to set boundaries. One of that is the most important thing. You need to be able to set boundaries. I know it's not easy. But like what we often say, like for example, anxiety people who are worrying a lot, we often say कि भाई आप एक time ठीक कर लीजिए.
सारा दिन वरी करने के बजाय आपको जितना वरी करना है शाम का 6 से 7 पकड़ लीजिए, उसमें आपको जो भी सोचना है जितना भी सोचना है कीजिए. सो ट्राई टू पुट बाउंड्रीज कि अच्छा ठीक है मेरे को काम के बारे में सोचना है तो मैं 6 बजे घर पहुंचती हूँ, 7 बजे तक सोचूंगी, उसके बाद नहीं सोचूंगी. समटाइम्स वी से स्पेशली आज के दिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है डिजिटल मीडिया, whether it be a mobile phone or the laptop or the computer or the iPad, we are always connected. So sometimes we say you have to be very strict and disconnect yourself. Stop have 2 phones, one for the home, one for work, and switch off that phone if required. After a certain point of time, just switch it off. Third thing, again, here comes the role of जो मैंने बताया counseling therapy. So you need to be able to when you're telling me that you can't switch off when you're going home, it means that you're unable to relax. So you need to be able to learn to relax, let go. So that's where the role of therapy comes in. They help you to learn how to relax, how to let go. Unfortunately, आज के दिन ये हो गया, even when we go on vacation, we don't relax. It's an agenda कि अपने को ये चीज करनी है, ये सारी चीज टिक करनी है. Before we take the flight back home, we have to get these things done. We don't even relax on the vacation. So our generation has forgotten how to relax. So we need to learn to how to relax. So if we do those sort of things, you will be able to have a work-life balance and switch off. The other thing which I very importantly say to people nowadays, मैं बहुत बार सुनता हूँ कि जब मैं बच्चा था तब मैं गाना गाता था, तब मैं पेंटिंग करता था, तब मैं डांस करता था. But it is more important now. So have something out with your regular routine, out with your regular work, which gives you satisfaction, which gives you joy, which gives you sense of achievement. So that is the other thing to do to be able to have a work-life balance, so that you can have some sort of relaxation, some sort of thing outside work, which you can focus upon. Because as I said, some people are very focused on their work, as you rightly mentioned. So they can channelize that energy in that focus rather than on the work itself. So it gives them an opportunity to let go. So that is the other important thing to do. We just have to set clear boundaries. Yes. We have to identify कि कहाँ हमको ज़्यादा प्रॉब्लम है और वहाँ पे बाउंड्री सेट करने का ज़रूरत है. Exactly. And then channelize that same focus to something other than work. Other than work. That is the most important thing. Okay. What are some early signs which people ignore in anxiety? See, the most important thing to realize, as I mentioned before, anxiety can cause physical health symptoms as well. So suppose you're facing any situation and you're often experiencing these sort of feelings where you feel as if your heart is racing, you're having these symptoms where you're feeling as if you're not being able to breathe. I've had these instances where somebody has woken up in the night, opened all the windows even in winter and लगता है कि सांस लेनी पड़ेगी या रूम से बाहर निकल के आना पड़ेगा. If it is making you change as an individual, so you become more irritable, you're not being able to take decisions. This is affecting your relationships. This is affecting your performance. Then these are the red flags. Then you need to think, I need to do something about it. So those I would say are the red flags that yes, the anxiety is overpowering, is affecting you, and you need to take some sort of. अगर मुझे लगता है मुझे एंजाइटी है, मुझे palpitations होते हैं, घबराहट होती है, पसीना छूट रहा है और ये सिम्टम्स सब कुछ है, तो मेरे को साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए? That's a very good question. I really like that. See, again, as I mentioned before, it depends upon the severity of the illness. So when do I go to a psychiatrist or a psychologist depends upon how much this is affecting my life. So suppose I am in a situation where I'm having anxiety, I have to go to work, I'm having to drag myself to work every day. One of the commonest things we hear in anxiety is रात को मैं अच्छे से सोया था फिर भी लग रहा है सुबह में एकदम फटीग्ड हूँ, टायर्ड हूँ, मेरे को जबरदस्ती अपने आप को घसीट के जाना पड़ रहा है. But at least I'm working, I'm being able to function, I'm not making errors, I'm being able to cope, my family is okay with what I'm doing, then okay, I would go to a psychologist. But suppose here what is happening, I'm going to work, I'm shouting and screaming at my colleagues, I'm making silly errors, I'm not being able to perform as I would normally able to perform, then I would suggest you have to go to a psychiatrist. Because both work. I mentioned that there are 3 major types of treatment. One is lifestyle, other is therapy, and the third is medications. Both therapy and medications work. It's not either or other. We often use as a complementary to each other. So we often use together. The difference is, as I mentioned before, if I start therapy, you need to practice it, you need to learn it over a period of time to get a cure out of the anxiety, to be able to cope, to be able to deal with it.
But if I have to deal with the situation immediately, kal mera exam hai. If I go to a therapist, it will not work because I have to give the exam tomorrow. My board exams are coming after a week. Then I need a help of a psychiatrist to manage it immediately so that my functioning remains stable. The criteria I always consider when I give medications is the functioning part. If that functioning is getting impaired, then I need to intervene immediately. Because if I let the functioning drop, it becomes a vicious cycle. It will feed into my anxiety. मेरे को और नेगेटिव लगेगा कि यार आज मैं काम पे गया, वापस मैंने गलती की, वापस बॉस ने छाड़ा, मेरा और कॉन्फिडेंस जाएगा, मेरी एंजाइटी और बढ़ेगी. So I need an immediate stop to that. I can't allow that to persist. Then I need to intervene in terms of medications and need to see a psychiatrist. Especially if you have comorbidities. Suppose you have blood pressure. Suppose you have thyroid issues. Suppose you have diabetes. They are all over the place. Then you need to see a psychiatrist immediately. So it depends upon an individual situation. It depends upon what other problems individuals are having. Unfortunately, often there is a lot of stigma about anxiety disorders. So people resort to self-medication. When I say self-medication, I mean, unfortunately, in India, all these benzodiazepines are very easily available over the counter. Keep escalating. I have had people, जो मैंने बता रहा था, benzodiazepines taking 10 tablets, 20 tablets, 40 tablets a day. You need to see a psychiatrist. I have people who have been taking smoking, alcohol, cannabis to cope with the anxiety. There we need a psychiatrist to sort of intervene and help the person to come out of those behaviors. Often say addiction is self-treatment. People are not being able to cope with their anxiety. People are not being able to cope with their depression. So they are self-medicating with alcohol, smoking, cannabis, ganja, etc. If we're able to help those people in terms of their anxiety, in terms of their depression, then they won't need those things. अगर कोई अपने एंजाइटी को एड्रेस नहीं करता है तो क्या वो डिप्रेशन का रूप ले लेगी? Again, it depends on the situation to situation. So if anxiety persists, first of all, you can have those repeated panic attacks. So you're constantly feeling your heart is racing, you feel as if you can't breathe, etc. So obviously that will influence you. So if the anxiety persists, your decision-making ability, your worrying things will increase, your performance will drop, that will lead to low mood, that will ultimately lead to depression. So it is not necessary that anxiety and depression will happen, but they often coexist because it becomes a vicious cycle if it is not treated in a proper manner. ऐसा हो सकता है क्या कि एज यू सेड कि ये कुछ 4-5 केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो निकलते हैं और हमारे ब्रेन में एक अमाउंट में होता है, उसके वजह से वी आर बिहेविंग फंक्शनिंग नॉर्मल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कंज्यूमिंग द कंटेंट एंड एवरीथिंग, सो मच स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स ऑन सोशल मीडिया. इसकी वजह से हम लोग एक एंजाइटी पेंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं. See, there are many factors. One, again, we have seen a huge increase in anxiety disorders after COVID. COVID has been a landmark sort of thing in terms of mental health. We have seen a huge trigger in terms of anxiety and depression and all the sort of things. When we talk about social media, again, it depends upon what you're consuming. There is an entity, in fact, called Facebook depression. Really? Yes. So what happens when you're looking at social media? You're seeing someone very happy, going out on a very good family vacation in a foreign land, etc. And you start comparing. उसने Ferrari खरीदी है, उसने BMW खरीदी है, and you start comparing yourself to others. That causes the problems. That's where the anxiety, the depression, and the other mental health problems start coming in. So it depends upon whether you're using the social media responsibly. There are good aspects to social media. There are bad aspects to social media as well. In children, we often find that because of using social media in a huge amount, their attention concentration goes. So they are unable to focus. They are unable to study. That will cause anxiety. So you are telling children, I am unable to read a book. I used to love reading books. Now I have to put so much extra effort in reading a book. That's exactly the point, because you need to understand that the screen is a very dynamic sort of thing. It's very colorful. It changes rapidly. It gives you a much more sort of engaging sort of environment. The book cannot provide the same thing. So again, what I mentioned previously about caffeine, the same thing comes here. Our brain becomes used to that high level of stimulation. So it cannot come down to that lower level of stimulation to the book and deal and provide that same attention and concentration. So to fix it, there are many ways to do that. Again, it's not a one-day phenomenon. It's a journey. It's a process. So we recommend that you should be able to use the screen in a proper manner, in a regular manner where it's helpful, but it does not cross the boundaries. So if you use screen,
we often say that take a break after 30 minutes, 45 minutes. Don't continue going on using it for a long period of time, so that the brain knows कि नहीं मेरे को और भी कुछ करना है, केवल स्क्रीन ही नहीं है. So that is one of the ways to try not to use it for non-essential purposes. If you feel that doom scrolling, so if you feel that no, you're spending time just for the sake of spending time on the screen, try to avoid it. Most of us are working with gadgets nowadays. We can't help it. Our lives have become used to the gadgets. If you have to use it essentially, please use that, but have non-screen times as well. So the essential part is to having non-screen time as well. Like previously we would play Ludo, chess, etc. We would go out and play sports, but we're not engaging in those activities anymore. So build up a routine where you're doing those sort of activities where you're not using the screen as well. And the third thing is, again, there are exercises which we recommend. Like there are exercises which we call attention and concentration building exercises. So those can be done to help improve your attention and concentration when you feel that because of the screen you're losing that. Just to give a simple example, like पुराने जमाने में वो एक्टिविटी बुक्स आती थी, एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे 3 घर है, किस रास्ते से जाएगा. Those are simple attention and concentration building exercises. So if you do those sort of things, crosswords, Sudoku, puzzles, so all these are attention and concentration building exercises. So we often recommend where we find that the attention and concentration is going down, try to do these sort of activities so that it helps to bring your attention and concentration back. ये जो social media है, ठीक है, we'll try to get it better, but it has already made our attention span worse. अभी already काफी damage कर चुका है, आगे of course और ज़्यादा कर सकता है. With AI we have also stopped thinking creatively. सब कुछ हमको ChatGPT करके दे देता है, तो हम सोचना भी नहीं चाहते हैं. हम आगे के जनरेशन को हम कब तक रोकेंगे और कितना रोकेंगे, नहीं रोक पाएंगे. So what are we heading towards? आपके हिसाब से 10 साल के बाद में कैसे mental issues होंगे और क्यों होंगे? We say that after a while you will only have thumbs and not fingers. So because we use most of the thumbs when we are using the mobile phone, we don't use the fingers much. So evolution has changed. We were quadrupeds. We would walk on all 4 limbs. Now we're standing and walking on 2 limbs only. So at one point of time, we'll have just big thumbs. See, again, there's no easy answer to this. It's a change in the society. It is a requirement of the society. First of all, we need to understand that everything has a good and bad side of it. Sometimes parents come to me very distressed कि नहीं मेरा बेटा तो हर समय टीवी पे है या हर समय लैपटॉप पे ही है, हर समय मोबाइल पे है. We need to understand that they are getting most of the information from there. They're studying from there. They're giving exams from there. Most of the exams are online nowadays. So you cannot run away from it. It needs to be used in a responsible manner. It needs to be used in a proper manner. As long as we use it in a responsible and proper manner, it is going to benefit. Unfortunately, there are things which we can't change. We are having more eyesight problems. We are seeing more neck problems. We are seeing more of what we call selfitis, problems in the elbows, etc. because we are using the laptops and keyboards in the wrong manner. So we need to be able to use these in a correct manner. आज मेरे ख्याल से अगर मैं आपको पूछूं, आप लैपटॉप यूज करते हैं? आपको कभी किसी ने बताया कि लैपटॉप को कैसे यूज करना चाहिए? नहीं. That's the thing. So rather than run away from it, we need to teach our children how to use things in an appropriate manner. नियम है कि when you're using your laptop, your elbows should also be supported, not just your wrists. The screen should be at 2/3, 1/3 level. So we need to change that. We need to use things in an appropriate manner. We can't run away from it. As a society, it's become essential now. आज अगर मेरे को ओला उबर बुक करनी है तो मेरे को मोबाइल यूज करना ही पड़ेगा. I can't say that I won't use it because that's the only way I can travel now. But we need to be able to have, as I mentioned before, non-screen, non-gadget based activities as well. And we have to think more as a community, how do we do that? As community, we have lost touch. We're living more and more in isolation. And that is contributing to mental health problems. Correct. आज when I grew up, वो बड़ा बाजार में हर आदमी हर घर के बच्चे को जानता था. पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या घर में पक रहा है, क्या बच्चा पढ़ रहा है. आज के दिन आई लिव इन अ फ्लैट. मेरे बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है, कब आता है, कब जाता है, उसके क्या बच्चे हैं, आई डोंट नो. सो instead of just communicating through the media, just through the phone or anything, we need to be able to connect with each other. We need to be able to invest in relationships. We are human beings. We can't live as islands. We have to have the social connect. So that is what we need to focus upon. Let's talk a bit about triggers. What are most common anxiety triggers जो आप patients में देखते हो? A lot depends upon the age group. So when I talk about children, nowadays, the commonest triggers we see is exams, especially with the board exams coming up. That is one of the very, very commonest triggers.
Unfortunately, we're seeing relationship issues as well. Nowadays, the concept of girlfriend, boyfriend has percolated to much younger age. So there we are seeing relationship issues as well. And then, of course, there are some illnesses which make you more prone, like if someone has autism, if someone has ADHD, they are more prone to anxiety disorders as well. So those sort of things are there when we think about the younger age group. As you move older, job issues, relationship issues, small things can trigger anxiety, like taking a flight, commuting day to work, the problems in taking a bus, in getting an auto, the public transport issues. So those sort of अगर things. किसी को इतने कॉमन चीजों में ट्रिगर हो जाता है तो हर वक्त वो दवाई नहीं ले सकता, तो कैसे एड्रेस करेगा? लेट्स से ऑटो का ही एंजाइटी है कि मुझे ऑटो में बैठने में डर लगता है, पर मेरा कम्यूट का यही बेस्ट जरिया है, तो मैं क्या करूं? That's where the role of therapy comes in. So what we do is we gradually desensitize the patient. Okay. And help them sort of learn how to cope with this anxiety. So like as I said, there are people who have problems in flights. We always don't give the medication. We help them learn how to cope with that anxiety. That's where the relaxation therapy, that's where the other ways of building up your resilience and coping skills come up. So that's where the role of therapy comes up. For one very common example for this is कुत्तों का डर. I know people who take much longer route just because उस side वहाँ पे कुत्ते ज़्यादा है, तो मैं वो route नहीं लूँगा, उधर से आऊँगा. We skip that part. So when we talk about anxiety disorders, there are groups of disorders. This is not just one disorder. So one of the commonest disorders, what we were discussing till now, was the generalized anxiety disorder. Other than that, there are other disorders under the umbrella of anxiety disorders as well. Okay. So there are disorders, what we call social anxiety disorder. So you put them in a social situation, they can't function. But if you put them alone, they can function very well. Exactly. So what you're describing is phobias. So people have specific triggers which trigger anxiety. किसी को छिपकली से होता है, किसी को डॉग से होता है, किसी को. So these are what we call specific phobias. Again, there are ways to manage that, but here the major role is of therapy. So what we call is graded exposure. So we do that sort of work. Like I had a patient who had a very severe sort of panic attack when she would see a छिपकली. लेकिन अब घर में छिपकली तो आएंगी, गैरेज में जाएंगी, वो गाड़ी चलाते थे, गाड़ी चलाना छोड़ दिए. So what do? So we started working with them. So पहले हम लोग बोलते थे कि ठीक है, आप उनको छिपकली का वर्ड सुनने से ही प्रॉब्लम होती थी. So we started कि आप पहले छिपकली का नाम लिखना स्टार्ट कीजिए. छिपकली लिखे, दिन में 2 बार लिखिए. एक बार एंग्जाइटी होगी, 2 बार एंग्जाइटी की, 10 बार लिखेंगे तो नहीं होगा. फिर हम लोगों ने उनको छिपकली की ड्राइंग दिखाना स्टार्ट किया कि ठीक है, आप छिपकली की ड्राइंग दिखिए, आपको एंग्जाइटी होगी, विल सपोर्ट यू इन द सेशन. वी वुड डू इट इन अ कंट्रोल्ड सुपरवाइज्ड मैनर. देन भैया छिपकली को कलर कीजिए. So that way he was managed to gradually overcome his anxiety. This is what we call graded exposure. Did you ever came to the point जहाँ उनके सामने छिपकली आया? Yes, he's लेके आया आप? नहीं, छिपकली लेके नहीं आए, but now he's driving. He's back to the garage. He's seeing the छिपकली, but he's not responding to that. As I mentioned, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं anxiety आपकी हटा दूँ. It is to build up your coping skills. You need to be able to learn to deal with it. That is my role. That's what we have achieved. As you said कि अभी भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, ठीक है, लोग उसको आई गई कर देते हैं, लाइक कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ये कर लो ठीक हो जाएगा, वो कर लो ठीक हो जाएगा, ऐसे करते हैं हम लोग फैमिलीज में, स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड्स में. इट्स वेरी कॉमन. सो लेट्स से इफ अ किड, लेट्स से अ टीनेजर फील्स दैट कि उसको सच में एंजाइटी है, उसने बहुत गूगल वगैरह किया, अपना सिम्टम्स चैट जीपीटी को दिया, उसको पक्का पता एंजाइटी है, बट फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और वो नहीं जा सकता एक थेरेपी लेने के लिए या फिर साइकियाट्रिस्ट के पास में, उसको क्या करना चाहिए? See, unfortunately, this is a situation I face, and this is a very sad part of the situation. I've had an instance where a girl was living in a hostel in Kolkata, and she was having severe anxiety disorders, and she came to see me without telling her family. And then her father came to know about it, and he bluntly said कि अगर आप जाओगे साइकियाट्रिस्ट के पास, मैं आपको पैसा नहीं भेजूंगा. So you won't be able to live in the hostel and continue your studies. So unfortunately, there's not much we can do. What we can do is what you are doing just now. So we need to raise awareness about mental health issues. We need to make people understand. जैसे मैंने कहा था, treatment का एक essential part है psychoeducation. So we need to make them understand that this is actually a real illness where there are changes in the body, both in terms of physically and organically, which needs to be treated and which needs to be understood. If unfortunately there is a situation where you don't get such support, your parents are not willing, etc. If you're going to school, speak to your school colleagues, speak to your teachers, speak to your office colleagues,
try to help that. There are good websites which provide self-help sort of thing. So you can use those informations and help yourself in terms of overcoming and dealing with your anxiety. Unfortunately, if situation comes to a point where it is starting to affect your functioning, it is becoming very severe, then you have to take a call and see a proper mental health professional. So there are many good NGOs, there are many good organizations who are doing good work without significant charges. You can take help of. And there are many good online resources as well. Okay. Thankfully, due to ChatGPT and technology, these are good things as well, where they can help you sort of manage your anxiety. You think ChatGPT is good enough? I'm sure it's not replaceable, but is it good enough for a situation for जिसका हमने अभी बात की, इसके पास कोई resources नहीं है? देखिए, मेरे कहना है, जो अपने हिंदी में कहते हैं, नहीं मामा से काना मामा अच्छा है. So if there's nothing, no help at all, and sometimes people struggle to take help as well, then in that case, some help is good than no help at all. So at least basic things you can learn, कि this is a real anxiety, this is a real disorder, there is treatment available. At least that can be a starting point, कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे मन की बनाई हुई नहीं है. क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग जो देखते हैं, सेल्फ ब्लेम, सेल्फ गिल्ट आ जाता है. When people are not supporting you, they make you feel कि it is something wrong with yourself, in your character, in your sort of personality, because of which you're doing this. So at least you are clear that no, this is a real illness which needs treatment. So at least वो differentiation तो आपको मिल जाएगा. And then of course, जैसे मैंने बताया, कुछ जो basic चीजें होती हैं, जो हम लोग therapy बोल रहे हैं, so basic things at least you can learn through the online resources. But आपने बोला meditation will not help, but this is the most common thing we hear. मतलब पता नहीं कहाँ वीडियो में सुना है या कहाँ देखा है कि एंजाइटी है तो मेडिटेशन करो, बहुत बेनिफिट होता है. Again, there are many myths surrounding anxiety and its treatment. So this is one of the myths. As medical professionals, we don't recommend, as I said, what is happening when you're having anxiety. You're already thinking negatively. You're already going in a loop. You're already questioning yourself. So you're already into that overthinking mode. And you're not being able to concentrate. You're not being able to focus. उस आदमी को आप बोलेंगे नहीं, एक ध्यान जगह पे ध्यान करो, केंद्रित करो, फोकस करो और एक ही चीज के बारे में मंत्र जाप करो, सोचो. He won't be able to do that. So that is what we need to understand, that yes, once the anxiety is under control, उस समय कोई पैनिक अटैक हो रहा है, उस समय मैं मेडिटेशन यूज कर रहा हूँ या किस पर्पस के लिए क्या चीज यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है. अच्छा, अगर कोई किसी को एंजाइटी होता है रेगुलरली या पैनिक अटैक्स होते हैं, पर लेट्स से अभी एग्जैक्टली वो उस फेज में नहीं है, बट ही और शी नोज कि ये मेरे को होते रहता है, तो क्या जब वो नॉर्मल है तब मेडिटेशन हेल्प कर सकता है? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, कि जब आप एंजाइटी से सफर नहीं कर रहे हैं, व्हेन इट इज नॉट एन इलनेस, देन इफ यू डू मेडिटेशन इट्स परफेक्टली फाइन. बट जिस समय आपको तकलीफ हो रही है, उस समय अगर आपको बोला जाए कि मेडिटेशन, इज इट परफेक्टली फाइन, डज इट हेल्प्स? सी अगेन, देयर इज नो रिसर्च पर से, बिकॉज whether it helps or not is again sort of an individual based thing. It's not a blanket approach. For some it may work. आज हम लोग जैसे बोलते हैं कि भाई अगर एंजाइटी बहुत हो रही है तो ट्राई टू लिसन टू म्यूजिक विच सॉर्ट ऑफ ये डिस्ट्रैक्ट्स यू. बट हर आदमी के लिए म्यूजिक काम नहीं करता है. किसी को बोलते हैं कि ड्राइंग कीजिए तो दैट दे कैन चैनलाइज देयर एनर्जी इन. किसी को डांस करके अच्छा लगता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट हेल्प्स यू. फॉर इट डज नॉट वर्क फॉर ऑल पीपल, बट इन सम पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग इट, especially if they have a spiritual knack, then it can help to sort of manage and cope with your anxiety. Is there any particular thing you wish कि एंजाइटी के बारे में ये मिथ लोगों में ना हो? सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहना चाहूंगा कि इट इज अ रियल इलनेस. इट इज नॉट अ मेड अप सॉर्ट ऑफ थिंग. इट इज नॉट दैट द पर्सन इज नॉट डूइंग इट समथिंग. इट इज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू. इट इज नॉट दैट दे डोंट वांट टू डू, बट इट इज नॉट एबल टू डू. आज अगर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरे को पता है कि मैं दौड़ के जाऊंगा एक ऑर्थोपेडिक के पास, प्लास्टर कराऊंगा, फिर उसको 4 हफ्ते तक प्लास्टर रखूंगा, सबको बोलूंगा कि गेट वेल सून, उसके ऊपर साइन कर दे और मेरा वो डीपी रहेगा एंड आई वेरी प्राउडली डिस्प्ले इट एज ए ट्रॉफी. सिमिलरली उस समय तो आप उसको नहीं बोलेंगे कि 4 बाल्टी पानी उठा के लेके आओ. उस समय तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम भैया काम करो, सारा चीज करो. सेम थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एंग्जाइटी इज अ रियल इलनेस लाइक अ फ्रैक्चर दैट आई हैव इन माई हैंड. It is not that the people are making it up. It is not that people don't want to get out of it. If you just tell them snap out of it, does not happen like that. There are some real changes happening within their body. What you need to do is just listen them out. Give them time. Give them that bit of opportunity to voice out what is going through their minds and support them and understand that this is a real illness.
If it is affecting their functioning, then please support them in getting appropriate help. Just don't brush it under the carpet. Just don't tell them कि अरे अपने आप ठीक हो जाएगा यार, चलो ना हो जाएगा. Don't do that to them. Then it becomes a bigger challenge. Then it becomes bigger stigma. They become embarrassed. They become self-guilty. They feel that no, there's something wrong with themselves as a result of which this is happening, and they don't get the appropriate help. Because in any illness, whether it be diabetes, whether it be anxiety, the sooner they seek help, the earlier we diagnose the illness, the outcome is better. So their life is less miserable. They can function, they can take the roles and responsibility. आज घर में माँ के हिसाब से, घर में बच्चे के हिसाब से, घर में father के हिसाब से, they can play that role. Otherwise, they're not being able to play that role. So they can continue to function as an individual within the family, within the society, and get that respect, which they will lose if we don't support them. Please think it as an illness, not as a character or a flaw in that person, and give them the support that they need. That's great advice. I have an analogy. I might be completely wrong. I want your advice कि मैं, is it right or is it just I'm just making it up in my head? Why I think women suffer more from anxiety and mental health issues. एक typical Indian household में जहाँ पे एक wife housewife है और husband office जाता है. Let's say एक argument हुआ सुबह सुबह. Argument होने के बाद में दोनों का मन खराब है and they want to fight more, but office का time हो गया तो उनको जाना है. So the husband went to the office. As soon as he entered his office, there are meetings, there are people, maal bhejna hai, whatever the work they do. He got busy in that. He don't have time to think about that argument. But on the other hand, the woman is at her home and she is doing the same course that she does every single day. So let's say अगर मुझे एक सब्जी बनानी है, मुझे एक्टिवली सोचना नहीं पड़ता क्योंकि मैंने इतने 1000 बार बनाया, तो मैं आँख बंद करके भी बना सकती हूँ. एंड तो और एक हाउसवाइफ का जो डेली कोर्स होता है, कपड़े से लेके घर के खाना बनाने से लेके मैनेज करने तक बच्चों, वॉट एवर, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. इट्स ऑलमोस्ट अ रिफ्लेक्स. सो हमारा दिमाग उस वक्त खाली है. सो वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट आर्ग्यूमेंट, वी आर आंसरिंग बैक, ये वो जो भी है. दिस इज द रीजन फॉर वाई women have more issues in mental health while men don't, क्योंकि men can easily come out of it because they have to do it. उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको जॉब में men दिमाग वहाँ लगाना ही पड़ेगा. See, you're partly correct. Okay. As I said, both of these are the sort of the scenarios. So what we call is rumination. So what happens is that कि husband बाहर निकल गया, he does not have the time to ruminate over things and he's distracted. One of the techniques that we use in anxiety treatment is distraction technique. As I said, listen to music, dance, drama, etc., etc. Whereas the wife who is a homemaker, because she's doing it in a very automated manner, she has the time to ruminate, she has the time to think. So that is of course there and it does play a role and you're very correct to say that. But what we have found is that women are more genetically susceptible as well. So suppose आपने जो कहा, same analog I'll give. So both husband and wife have left. Husband has gone to work, wife has also gone to work. But if I see in a statistical manner, still the women has more chance to have an anxiety disorder rather than men. So both of them are going to work. Both of them are busy. Okay. Both of them are coming back home. But still the women have a more chance. Is it because women are unable to forget? As I said, there are many reasons for it. One, genetics. So we find that women are more genetically susceptible to anxiety and mental health. समझ गई, but वो genetically susceptible क्यों हुए? This ऐसा कोई उनका nature है, ऐसा कोई trait है उनका? Yes, as I said, there are two traits. One, the sense of taking responsibility. So झगड़ा हुआ है तो उसमें भी ultimately I'll blame myself. I'll think कि नहीं मेरे को कुछ करना चाहिए था या मेरे को कुछ करने की मुझे बहुत सोचना है उसके बारे में. So again, I take the load, I take the responsibility. Two, as I said, the hormonal changes that happen in the women make you more susceptible. So those things are also there. So और एक और जो आपने कहा एनालॉग इज अ वेरी राइट एनालॉग, उसमें एक और चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन हम लोग जो देख रहे हैं कि बीइंग अ होम मेकर यू आर एट वर्क 24/7 which is unpaid, unrecognized, unvalued. So that also causes you more prone to anxiety. Because आप तो छुट्टी पे कभी नहीं है, आप तो कॉन्स्टेंटली वो चाहे जिस दिन संडे होगा हो सकता है हस्बैंड काम पे नहीं जाए, he relax, go to a movie, go out for a drink with his friends, but you are still working. So that is the other thing which we feel. देखिए पुराना जमाना अलग था where there was different exposure, different expectations, different society. But we are now living in a different society, different expectations and a different sort of atmosphere. So there the homemaker women is not realized. उनको कई बार पता जाता है आप क्या कमा रही हैं, आप क्या काम कर रहे हैं,
that sort of undermines them. That undermines the contribution that they are making. So that also comes into play. And again in this also I meet so many women जिनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ. वो खुद ही बोल रहे हैं, सामने वाला know. बोले नहीं बोले, women खुद बोल रहे हैं आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ. आप खुद ही अपने काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे. That is my point as well. In fact, I have strong objection to that. When women come and tell me, मैं पूछता हूँ कई बार भाई आप क्या करते हैं, I'm just a और housewife. वो जस्ट लगाते हैं. Exactly. They use this word just. So I always tell them कि you're not just a housewife, you're a homemaker and आप तो 24/7 काम पे हैं जो हम लोग नहीं है. So I always clarify that point to them कि you're not just a housewife. Absolutely. I really hope कि अगर कोई भी इस दौर से गुजर रहा है तो उसको इस एपिसोड से कुछ फायदा मिला. I'm sure it will because you have explained such a structured and proper way कि in whatever situation in this whole scenario they are, it will be certainly helpful. Thank you so much sir आज यहाँ आने के लिए और हमें इतनी अच्छे से इतने सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए. Many thanks to you as well. You're doing well. I really appreciate and love the fact that you're talking about mental health. The more we talk about mental health, the more stigma we reduce, the more we enable people to seek help at the right time and the right help. So I am thankful to you as well. Thank you.